और मेरी यह यात्रा किसानों के साथ 23 वर्ष की उम्र से प्रारंभ है और किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए हमेशा मेरी मदद करी कि खेती के साथ में पशुपालन उसकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। और कमजोर रहेंगे उनसे उनकी मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति बड़ी कमजोर और डावाडोल रहेगी। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा परिचय, मैं गजानंद अग्रवाल और मैं किसान परिवार को एक मेरा जीवन समर्पित करता हूं। और मैंने मेरे जीवन के अभी 40वें वर्ष के पायदान में प्रवेश किया है और मेरी यह यात्रा किसानों के साथ 23 वर्ष की उम्र से प्रारंभ है। आज मुझे किसानों के साथ जुड़कर 17 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद उन लोगों का करता हूं जिन लोगों ने मेरे मैसेज को किसान परिवारों के बीच पहुंचाया और किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए हमेशा मेरी मदद करी। मेरा हमेशा ये मानना है कि जब तक हमारा मैसेज या हमारा संदेश किसान परिवारों तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम लोग हमारी तकनीकी या हमारी आजीविका में वृद्धि करने के संसाधनों में वृद्धि नहीं कर सकते। तो सबसे पहले धन्यवाद मैं रेडियो पिटारा को देना चाहता हूं जिन्होंने वर्ष 2023 में इस चीज की शुरुआत करने का मौका दिया। मेरा परिचय गजानंद अग्रवाल मेरा नाम है और लगभग मेरा जो जीवन यात्रा है वो यात्रा मेरी प्रारंभ 23 वर्ष की उम्र से हुई, जिसमें मैं किसानों से जुड़ पाया। और इस यात्रा के दरमियान मुझे हजारों लाखों किसानों से मिलने का मौका मिला। जब किसानों से मैं मिलता था तो किसानों से मिलने के दरमियान 4-5 चीजें मुझे समझ में आती थी कि ये एक देश जो भारत है ये कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में 15 करोड़ फार्मर फैमिलीज यानी फार्मर परिवार हैं, किसानों के परिवार हैं जिनका मुख्य आजीविका खेती है। और खेती के साथ में जब से हमने पढ़ना प्रारंभ किया कि खेती के साथ में पशुपालन उसकी आजीविका का मुख्य स्रोत है, तो उसी दिन हमें एक चीज समझ में आ गई कि जो हमें काम करना है उसके विषय कृषि और पशुपालन दोनों होने चाहिए। और कृषि और पशुपालन तब आपका बढ़िया हो सकता है जब हम इन विषयों पे बहुत अधिक मेहनत करेंगे। हमारा संकल्प और हमारा विकल्प हमेशा हमारे पास में आजीविका को बढ़ाने को लेके होना चाहिए ताकि किसान समृद्धि के द्वार में प्रवेश कर सके, अपनी आजीविका को बढ़ा सके और अपने आप को समृद्ध स्थापित कर सके। क्योंकि आज जो मुख्य रूप से परेशानी का विषय है किसानों के लिए वो उसकी आजीविका है। वो हमेशा एक चीज को लेके हमेशा टेंशन या हमेशा परेशानी में रहता है कि उससे होने वाली जो उसकी आमदनी है वो उसकी लागत से कम होती है। और यही विषय काम करने वाले हैं जिनमें जितने भी लोग कृषि विषय से जुड़े हुए हैं उन लोगों को किसान की आजीविका बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। यदि हम लोग इन विषयों पर प्रयासरत रहेंगे तो किसान को हम लोग आगे लेके आ सकते हैं और किसानों को हम लोग एक अच्छा मुकाम दिला सकते हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। मैं आपको जिन विषयों पे बात करने जा रहा हूं आपसे, वो विषय है सबसे पहला कृषि और दूसरा विषय है पशुपालन। कृषि मेरी यात्रा का पहला पड़ाव उस समय स्टार्ट होता है जब मैंने ये महसूस किया कि किसानों की लागत जो है, किसानों की जो होने वाले खर्चे हैं खेती में वो इतने ज्यादा अत्यधिक हैं कि उसकी आमदनी बहुत कम रह जाती है जब लास्ट में वो अपनी बैलेंस शीट तैयार करता है। तो उसी चीज को ध्यान में रख के हमने कई किसानों के साथ राय विचार विमर्श किया तो हमें पता लगा कि किसानों की आमदनी इतनी कम है उसके लागत को देखते हुए कि अंत में उसको घाटा महसूस प्रतीत होता है कि मुझे इस खेती से जो आय हुई है वो मुझे घाटा लग रहा है। तो इस विषय को ध्यान में रख के सबसे पहले हम लोगों ने फर्टिलाइजर, हम लोगों का जो मॉडल है वो दोस्ती का मॉडल है। दोस्ती का मॉडल किसानों से ऐसी चीजों की दोस्ती करवाना जिन चीजों की लागत उनकी खेत से कम की जा सकती है। जैसे सबसे पहला विकल्प हम लोगों ने जो तलाशा किसानों के लिए वो है फर्टिलाइजर का कॉस्ट, यानी रासायनिक उर्वरकों का जो कॉस्ट है, लागत है, उसको कम कैसे कर सकते हैं किसानों के। आज भारत की यदि हम लोग स्थिति की बात करें तो भारत में बहुतायत मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का आयात होता है। इससे दोहरा नुकसान होता है देश को। एक नुकसान हो रहा है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो किसान भाइयों की खेती के प्रति लागत बढ़ती है और दिन प्रतिदिन ये बढ़ती ही चली जा रही है। और दूसरी हमारी जो भारत सरकार है उसको भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो इस यात्रा का प्रथम जो विषय हमारा प्रारंभ हुआ वो रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का समावेश करवाना और खेत से ही उनकी आजीविका की वृद्धि करना।
इसके लिए हम लोगों ने एक मॉडल अपनाया जिसका नाम है, वो है फर्टिलाइजर का मॉडल, जैविक उर्वरक का मॉडल। दूसरा हमारा विकल्प था, हमारा सोचने का विषय था, वो था पशुपालन, क्योंकि कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं और जीवन भर जब तक किसान खेती करेगा या वो खेती को अपना आजीविका का विषय बनाए रखेगा, तब तक उसको पशुपालन उसके साथ में करना ही करना है। तो जो किसान भाई, ये जो विकल्प है पशुपालन का, ये विकल्प तब लाभप्रद बनेगा जब हम लोग पशुपालन के अंदर जो पशु आहार इस्तेमाल करते हैं, उस पशु आहार की लागत को घटा सके, या पशुओं को दिए जाने वाला जो पशु आहार है वो गुणवत्तापूर्ण पशु आहार हो और उसकी लागत में कटौती की जा सके। और तीसरा मुख्य अहम विषय है, वो है हमारे देश की जनता, 140 करोड़ की आबादी, जो हम लोगों के खेतों से निकलकर उनकी थाली तक जाता है, जिसमें किसान उस चीज को उपजाता है, पशुपालन से उसकी आय होती है, पशुपालन के अन्य उत्पाद उसकी थाली तक पहुंचते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है खेत से थाली तक जाने का एक सफर। और उस थाली में यदि हमारे विकल्प में यदि रासायनिक उर्वरक जाएंगे या रसायन जाएंगे, तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, आने वाला भविष्य है, आने वाले बच्चे हैं, वो कमजोर हैं और कमजोर रहेंगे, उनसे उनकी मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति बड़ी कमजोर और डावाडोल रहेगी। इन चीजों को देखते हुए तीसरा हमने विषय चुना, वो है फूड। इसी तरीके से हम लोगों के विषय में 3 F शामिल हो गए। पहला फर्टिलाइजर, जिसको हम लोग उर्वरक बोलते हैं। दूसरा हमारा फीड, फोडर, जिसको हम लोग पशु आहार बोल सकते हैं। और तीसरा फूड, जो हमारे आम जीवन का हिस्सा है, हमारे तीनों वक्त की जरूरत है, जिसको हम लोग खाना बोलते हैं, फूड बोलते हैं, भोजन बोलते हैं। और इन तीन विषयों के साथ मेरी जीवन की यात्रा मैंने अलग अलग पड़ाव से निकलते हुए स्टार्ट की। जब शुरुआत में हम लोगों ने काम किया तो हमें समझ में आया कि किसान के पास कोई ऐसी चीज की कमी नहीं है, न उसे कोई ज्ञान का अभाव है, न उसके पास कोई टेक्नोलॉजी की कमी है। बस उसको कुछ ऐसी गैप्स बन गए, कुछ ऐसी दूरियां बन गई, जिनकी वजह से उसका नॉलेज उसको अपना कम लगने लग गया और उसको लगने लगा कि एक बाहरी आदमी आके जो मुझे बता रहा है वो सर्वहित है और उसमें सब कुछ समाहित है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हमने हमारी खेत की जरूरत खेत में ही पूरी कर ली तो निश्चित रूप से हमारी आमदनी बढ़ेगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और इन विकल्पों का यदि हमने चयन किया जिससे हमारी आमदनी बढ़ सकती है, किसानों की आमदनी बढ़ सकती है, तो किसान निश्चित रूप से समृद्ध होगा। तो इस विषय के साथ मैं आपके साथ मेरे तीन विषयों की जर्नी या यात्रा प्रारंभ करना चाहता हूं और आपको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इस विषय पे मेरे साथ में कदम ताल कर रहे हैं और जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रथम विषय है, वो है जैविक खाद, यानी जिसको हम लोग नाम देंगे जैविक उर्वरक। और उस विषय पे हम लोगों ने काम किया कि पशु प्रबंधन को लेके जो पशु का अपशिष्ट है, उस पशु के अपशिष्ट को हम लोग जैविक उर्वरक या जैविक खाद में कैसे बदल सकते हैं। और उसके लिए हम लोगों ने विकल्प चुना वर्मी कंपोस्टिंग को, केचुआ खाद को, केचुआ संवर्धन को, केचुआ पालन को। और ये किसानों के लिए एक मुख्य आय का जरिया बन सकता है दोनों तरफ से। यदि वो अपने खेत में इस्तेमाल कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका खेत में जो होने वाली लागत है उसमें कटौती होगी। दूसरा, यदि वो उसका संवर्धन कर रहा है, उसका पालन कर रहा है और अन्य किसान परिवार यानी 15 करोड़ जो फार्मर फैमिलीज इंडिया के अंदर हैं, भारत में हैं, उनके साथ मिलके वो संवर्धन का काम चालू करना चाह रहा है, तो वो भी एक खेती में आय का विकल्प बन सकती है। तो ये जो केचुआ पालन है, इसके लिए हम लोगों ने किसानों के बीच में अलग अलग टेस्ट प्रेजेंट किए, अलग अलग स्वाद प्रेजेंट किए। हम लोगों ने किसानों के मॉड्यूल को समझा। आज फार्मर की जो होल्डिंग कैपेसिटी है, लैंड होल्डिंग कैपेसिटी, वो 1 एकड़ के करीब है। तो जो ये लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है फार्मर की, उसमें हमारे यहाँ के किसानों को जैविक खाद पे यदि वो अपना विकल्प बना लेता है तो दोहरा उसको लाभ हो जाता है, क्योंकि उसके पास पशुपालन है और पशुपालन होने के साथ में यदि वो जैविक खाद का निर्माण करेगा, केचुआ खाद का निर्माण करेगा, गुणवत्तापूर्ण खाद का निर्माण करेगा, तो वो अपने खेत के अंदर उसका इस्तेमाल करके अपनी लागत को तो घटा ही सकता है। और जो खेती का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी सोइल का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसमें भी मूल रूप से बदलाव कर सकता है। और बदलाव करके जैविक उर्वरक को इस्तेमाल करके, जैविक संरचना में बदलाव करके उसके अंदर कार्बन का परसेंटेज बढ़ा सकता है, जिससे निश्चित रूप से उसके
खेती में होने वाला उत्पादन बढ़ जाएगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसकी जो आय है वो जरूर जरूर बढ़ेगी। तो इसलिए हम लोगों ने विकल्प के रूप में जैविक केचुआ खाद को हम लोगों ने प्रथम फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करना सिखाया है किसानों को, और इस तरह की योजना से लाखों किसानों को हम लोगों ने लाभान्वित करने की कोशिश की है, हमारे नॉलेज से, हमारे जो बनाए हुए मॉडल्स हैं उनसे, और हम लोगों ने जो मॉडल इजाद किए वो मॉडल आज पूरे इंडिया में बहुत फार्मर अपने निजी स्तर पे उपयोग कर रहे हैं, बिना सब्सिडी के उपयोग कर रहे हैं। और कहीं स्तर पे आप देखा जाए कि भारत सरकार यदि इन मॉडल्स को प्रमोट करे तो मेरे हिसाब से भारत सरकार के ऊपर होने वाले रासायनिक उर्वरकों के आयात का खर्चा भी कम किया जा सकता है। तो मैं सभी किसान भाइयों से, विशेषकर नॉर्थ के जो किसान भाई हैं, जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, या आपके सिक्किम है, या त्रिपुरा है, या आपका उत्तर प्रदेश है, जो इस साइड के किसान लोग हैं, वो उन किसानों की लैंड होल्ड कैपेसिटी बहुत कम है और उन लोगों का ऑलरेडी ऑर्गेनिक है, और उस ऑर्गेनिक का मूवमेंट यदि हम लोग बड़े स्तर पे करना चाहें तो हम लोग इसका सहयोग प्रदान करके उन लोगों को इस चीज के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दूसरा हमारा मुख्य विषय रहा पशुपालन को लेके। हमने जब से समझना चालू किया, जब से हम लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी हुई, तब से हमने पशुपालन पे एक थोड़ा सा रिसर्च प्रारंभ किया, अनुसंधान प्रारंभ किया। हमें एक महसूस हुआ कि जो हमारे किसान भाई पशुपालन करते हैं वो हमेशा एक चीज को लेके बड़ा विवश रहते हैं, क्योंकि उनको जो मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यदि हम लोग रेगुलर प्रोडक्ट की बात करें कि जैसे गाय या भैंस से हम लोग दूध का उत्पादन करते हैं और कमर्शियल मार्केट में हम लोग उसको सेल करते हैं, और जैसे यदि हम लोग पोल्ट्री फार्म की बात करें तो पोल्ट्री फार्म में हमारा पोल्ट्री मीट है या फिर अंडे हैं, ये चीज हमारा रेगुलर मार्केट में जाता है, या और अन्य जैसे सुअर पालन कोई करता है, मछली पालन जो करता है, इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, वो होती है उसको पोषण को लेके। वो लोग अपने जो भी ये इस तरह की फार्मिंग कर रहे हैं उस फार्मिंग में वो पोषण में कटौती करना नहीं चाहते, लेकिन उनकी जो आय है वो आय प्रभावित होती है किसानों की, इसलिए उनको पशु के पोषण में कटौती करनी पड़ती है। और मेरा मानना ऐसा है कि यदि हम लोग इस तरह के समझौते करेंगे, हम किसान भाई इस तरह के समझौते करेंगे, तो जो हमारा क्वालिटी फूड है वो हम लोगों के जो पब्लिक है या हमारे देश की जो जनता है उनके बीच में हम अच्छा खाना नहीं पहुंचा सकते। और अच्छा खाना पहुंचाने के लिए हम लोगों को पशु पोषण पे ध्यान देना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोगों को प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा, नेचर का सहारा लेना पड़ेगा, नेचर की मदद लेनी पड़ेगी। और जब हम लोग नेचर के साथ काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एडवेंचर है वो बढ़ जाएगा, हमारे अंदर एक एनर्जीज आएगी। वो एनर्जीज ये आएगी कि नेचर से जो चीज हम लोगों को मिल रही है उसको हम लोग पशु पोषण में शामिल करेंगे, तो पशु पोषण में शामिल करने के कारण पशुओं से जो उत्पादन होगा, जो हम लोग जिसका हम लोग कॉमर्शियल या डेली इनकम के रूप में लेते हैं, दूध हुआ, मीट हुआ, अंडा हुआ, मछली हुआ, उनकी गुणवत्ता सुधार होगी और हमारी इनकम में भी इजाफा होगा। और इसके लिए हम लोगों ने फोडर और फीड के लिए काम किया, और हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी इनोवेट की, अजोला को ग्रो करने के लिए एक पोर्टेबल मॉडल बनाया, अजोला ग्रोइंग बेड बनाया। इधर हम लोगों ने फर्टिलाइजर के लिए काम किया। ये यात्रा बहुत आसान नहीं थी किसान भाइयों, इस यात्रा को करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत लोगों ने निंदा की, बहुत लोगों ने अपवाद बनाया, बहुत लोगों ने कहा कि यार ये अग्रवाल कम्युनिटी का बंदा है, ये किसानों के साथ कैसे काम कर सकता है, इसका नॉलेज नहीं है। लेकिन एक धुन होती है ना आदमी की, एक जज्बा होता है एक आदमी का कि मुझे किस विषय पे काम करना है, किन चीजों के साथ काम करना है, और किसान को मैं लाभान्वित कैसे कर सकता हूं। इनकम जब आपकी दोहरी होती है, जब हमारे क्रेता और विक्रेता दोनों को लाभ होता है किसी चीज से, तब उसको हम लोग आय बोलते हैं। और आय का सच्चा स्रोत वही होता है जब दोनों व्यक्तियों को, खरीदने वाले को और बेचने वाले को, या तकनीकी देने वाले को और तकनीकी अपनाने वालों को लाभ हो, तो उस चीज का जो लाभ है वो प्रासंगिक लाभ होता है और लंबे समय तक चलने वाला लाभ होता है। तो इसी विषय को ध्यान में रख के हम लोगों ने अजोला के मॉडल्स क्रिएट करे, पोर्टेबल मॉडल्स क्रिएट करे, और आज ईश्वर की कृपा से लाखों किसान, हजारों किसान
हमारे मॉडल्स को अपने खेतों पे अपना रहे हैं, अजोला का उत्पादन कर रहे हैं। अजोला का उत्पादन करके अपने जिस तरह के पशुपालन वो करते हैं, जैसे यदि हम लोग बात करें नागालैंड का जो एरिया है, वो नागालैंड का एरिया आपके पिगरी के लिए बहुत फेमस है। यदि हम लोग वेस्ट बंगाल की बात करें, वो पोल्ट्री के लिए बहुत फेमस है। यदि हम लोग वेस्ट बंगाल में और दूसरा पार्ट बात करें, तो वहां फिश फार्मिंग के लिए बहुत फेमस है। तो जो पशुपालन का हिस्सा है, उस पशुपालन में अजोला को शामिल करें और रिच प्रोटीन फीड को हम लोग लोगों तक पहुंचाएं। अच्छा, जो ये चीजें हैं, ये किसानों के लिए आय का विकल्प भी बनना चाहिए। हमारा कभी उद्देश्य ये नहीं रहा कि एक रेडीमेड फैक्ट्री से कोई फूड या फीड आए या फर्टिलाइजर आए और खेत के अंदर इस्तेमाल हो। हमारा किसान भाइयों हमेशा से ये मकसद रहा है कि जो भी चीज का उत्पादन हो, वो खेत की चीज से खेत में ही इस्तेमाल हो, ताकि किसान की लागत में कटौती आ सके। और जब से किसान इस तरह की धुरी पे काम करेगा, तो निश्चित रूप से किसान भाइयों की आमदनी में इजाफा होना सर्वनिश्चित है। और तीसरा जो हमने विकल्प चुना, आप जानकर बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि कोविड का वर्ष 2020 जब कोविड आया भारत के अंदर, 20 या 22 मार्च को जब कोविड की एंट्री हुई, तब लोगों में हमारी 2012 की एक जो की हुई शुरुआत है, छतों के ऊपर सब्जी, छतों के ऊपर खाना, छतों के ऊपर वेजिटेबल्स, इस चीज की शुरुआत को हम लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला। हम लोगों ने लोगों को एक विकल्प दिया कि छतों पे कैसे लोग अपने घर पे डोमेस्टिक यूज के लिए लीफी वेजिटेबल्स या ऑर्डिनरी वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल का वो अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनिकली कर सकते हैं, उन लोगों को हम लोगों ने एक विकल्प और एक संकल्प बनाया उनके जीवन में कि वो लोग अपने घरों पे इस तरह की चीज करें। और आपको जानकर आश्चर्य इसलिए होगा क्योंकि ये जो चीज हम लोगों ने कोविड में स्टार्ट किया, शुरुआत तो हमारी 2012 की है इस चीज के लिए, लेकिन जो कोविड में इसको मूवमेंट मिला, वो आप ऐसे मान के चलिए ये क्रांतिकारी मूवमेंट था। छतों के ऊपर लोगों का इनोवेशन करना, छतों के ऊपर लोगों का सब्जी करना, बच्चों को पता लगा, ये सब कुछ किसान भाइयों आप लोगों की देन है। यदि आप लोग ये संघर्ष नहीं करते, आप लोग ये विकल्प नहीं सुझाते, तो ये संकल्प की जो यात्रा है ना, वो प्रारंभ नहीं होती और लोगों तक ये मैसेज नहीं जाता। आज लोगों को ये पता लग रहा है कि यदि हम लोगों को लीफी वेजिटेबल्स में धनिया करना है, पालक करना है, मेथी करना है, तो वो कौन से सीजन में करना है, कब करना है और उसका उत्पादन कैसे होता है। तो जो फूड वेस्ट का जो हमारा ये ट्रेडिशनल है इंडिया के अंदर, वो फूड वेस्ट करने वाली आदतों में कमी आएगी, फूड वेस्ट कम से कम होगा, लोगों को ऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंस पता लगेगा, महत्व पता लगेगा, लोग किसानों को महत्व देंगे, किसानों को उनकी सामान की वैल्यू देंगे। आज पहले जब भी कोई शॉपकीपर के पास, वेजिटेबल कीपर के पास में कोई जाता था, महिला हो, गृहिणी हो, कोई भी, तो उसको धनिया फोकट का आइटम लगता था, मिर्च फोकट का आइटम लगता था। लेकिन ऐसा नहीं है। जब उन्होंने खुद ने ग्रो करा तो उनको ये समझ में आने लगा कि ये चीजें मुफ्त में मिलने वाली चीजें नहीं है। ये प्रकृति में एक बहुत बड़े बदलाव के बाद में, कुछ महीनों के संकल्प के बाद में, कुछ महीनों की यात्रा के बाद में, कुछ महीनों की जर्नी के बाद में हमें मिलती है। और ये सेम एक उस बच्चे की तरह होती है, उस एक नवजात शिशु की तरह होती है, जिसका निर्माण 9 महीनों की सृजन के बाद में होता है। तो ये यात्रा, किसानों के साथ की जाने वाली यात्रा, किसानों के साथ में समर्पित यात्रा, किसानों की आय में वृद्धि की यात्रा, ये बहुत एक आसान यात्रा नहीं है। मैं आपको दोस्तों, किसान भाइयों बताना चाहता हूं कि जो मैंने आपको तीनों विकल्प सुझाए, उन तीनों विकल्पों में मेरा एक मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय में, आमदनी में और उसकी समृद्धि में वृद्धि होनी चाहिए। जब तक किसान हमारा समृद्ध नहीं होगा, तब तक हमारे जो संकल्प के रास्ते हैं, जो हमारे आय के अन्य विकल्प हैं, वो कभी नहीं खुल पाएंगे। और इनके लिए हम लोगों को इन 3F मॉड्यूल पे काम करना है: फर्टिलाइजर, फीड, फोडर एंड हमारा फूड। और जब इसका एक आप व्यू बनाएंगे, एक आप इसकी एक संरचना तैयार करेंगे, तब हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। और इन चीजों के लिए मैं आपको जो तीनों विकल्प हैं, उनका ब्रीफ में आपको मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी किसान भाई यदि इन तीनों चीजों का खेत में शुरुआत से ही इस्तेमाल करना प्रारंभ करता है, तो कुछ दिनों में उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहला बदलाव कि जो हम लोगों ने पशु रखा हुआ है, पशु के अपशिष्ट का हम लोग प्रबंधन करें, उससे केचुआ खाद का निर्माण करें। फिर जिस तरह की हम लोग खेती करते हैं, चाहे वो हमारे वेजिटेबल्स हैं, चाहे हमारे ग्रेन है या क्रॉप है या कमर्शियल क्रॉप है, उन सब चीज में जब इस्तेमाल करेंगे तो एक तरफ लागत घटेगी
और दूसरी तरफ हमारा जो फूड ग्रेन वेजिटेबल्स है वो ऑर्गेनिक ग्रो होगा। ऑर्गेनिक ग्रो होगा, उसको मार्केट में हम लोग सेल करेंगे, तो हमें जो कॉमन ऑर्गेनिक हम लोगों ने आइटम लिया है, कॉमन जो हम लोग कर रहे थे, उससे हम लोगों को आमदनी ज्यादा मिलेगी। दूसरा विकल्प, जिन पशुओं को हम लोगों ने पशु आहार के लिए प्रबंधन किया, पशु आहार में अजोला शामिल किया, आप मान के चलिए कि इतने प्रोटीन का रिच फीड कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ऑर्गेनिकली नहीं मिलेगा। ये एक एल्गी है, ये एक तरीके से स्वतंत्र रूप से पानी में तैरने वाली एक शैवाल है, जिसको हम लोग बहुत आसानी से और सबसे तेजी से ग्रो कर सकते हैं अपने खेत के अंदर। जब इसका हम लोग खेत में इसको उगाते हैं, तो एक तो इसके लिए मौसम की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत स्पीडली ये ग्रो करता है, और इसको हम लोग दोनों विकल्प में यूज कर सकते हैं। एक फीड फोडर में भी यूज कर सकते हैं, यानी मतलब पशु आहार में भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग इससे जैविक खाद का भी निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैं बताऊं, जो ये वाला एरिया है आपका, कुछ राज्य हैं, जैसे आपका झारखंड है, पश्चिम बंगाल है आपका, इसके अलावा हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ है, इसके लिए कुछ एरिया बात करें आप उत्तर प्रदेश का है, कुछ पंजाब का है, असम है, और जो जहाँ पे चावल का बहुतायत उत्पादन होता है, या चावल का जिसको हम लोग कहते हैं कि उत्पादन क्षेत्र ज्यादा है, वहां पे यदि हम लोग अजोला का उत्पादन करते हैं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो खेतों में, चावल के खेतों में पानी भरा रहता है, उस पानी का कंजप्शन भी कम हो जाता है, क्योंकि उसका वाष्पीकरण कम होता है। यदि अजोला का हम लोगों ने समावेश किया, तो पानी का कंजप्शन कम होने से दो बेनिफिट्स होते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे जो चावल को ग्रो करने के लिए पानी का कंजप्शन होना है वो कम हो जाएगा। दूसरा, हमारा अजोला की वजह से नाइट्रोजन फुलफिल होगा चावल के खेतों में, जो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, जो हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो ये 2023 है, ये मिलेट ईयर के रूप में लोग मनाने जा रहे हैं, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। तो मिलेट का जो चलन आने के पीछे मुख्य कारण ये भी है कि गेहूं और जो चावल, आपकी दो फसलें हैं, इसमें पानी का कंजप्शन बहुत ज्यादा है, और पानी के कंजप्शन को देखते हुए वर्ल्ड वाइड ये डिसाइड किया गया है, करीब करीब 80 कंट्रीज ने इसके लिए एक दूसरे को कोऑपरेट किया है कि हम लोग इन दो चीजों पे जो हमारी निर्भरता है, इसको हम लोग कम करें, और मिलेट्स को हम लोग प्राइमरी रिकमेंडेड करें पब्लिक में, पब्लिक को अवॉइड करें इस चीज के लिए, ताकि जो उत्पादन हो मिलेट का, क्योंकि मिलेट में जो भी हम लोगों का पानी का कंजप्शन है, या पानी की जो खपत है, वो पानी की खपत लगभग नगण्य होती है, या हम लोग कहें तो 1/3 के करीब होती है, जो हम लोग चावल और गेहूं के कंपेयर में बात करते हैं। तो मेरा आप लोगों से, किसान भाइयों से, मेरी इस यात्रा को आप लोगों के साथ जारी रहेगी। मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा कि आप लोगों के लिए नवीन उत्पाद पे काम करूं, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक तीसरे उत्पाद पे काम प्रारंभ किया है, जो ह्यूमन ऑर्गेनिकली रिक्वायर्ड है, प्रोटीन की एफिशिएंसी को वो फुलफिल करता है। उसका नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जल्दी ही हम लोग कुछ मॉडल्स लेके, कुछ इजी मॉडल्स लेके किसानों के बीच में लेके आ रहे हैं, जिसे किसान अपने खेत पर स्पाइरुलिना जैसा ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल अपने खेत पे उगा सकते हैं, उसका उत्पादन कर सकते हैं, उसका पाउडर बना सकते हैं, और बहुत ऐसी कंपनियां जिनको बहुतायत मात्रा में इस चीज की जरूरत है, उनको वो सेल कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिशन फूड है, जो फूड हमारा डाइट है, वो डाइट हमारा इम्बैलेंस डाइट है, जिसमें प्रोटीन की बहुत कम एफिशिएंसी है, और इस वजह से बहुत तरह की बीमारियां हम लोगों को जकड़ लेती हैं 45 की एज में आते आते। और स्पाइरुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सोलर पे डिपेंडेड है, जो पानी में एक तरीके से स्वतंत्र रूप से तैर के होता है, और इसका पाउडर, एल्गी को हम लोग पाउडर बनाकर यूज कर सकते हैं। इसमें करीब करीब 70% तक प्रोटीन होता है। तो आई थिंक कि फार्मर अपनी समृद्धि के लिए काम करेंगे, किसानों के साथ मिलकर हम लोग कदम ताल करेंगे, और जो हमारे ये मॉडल्स हैं जैविक खाद बनाने के लिए, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए, जो हमारे मॉडल्स हैं अजोला को बनाने के लिए, अजोला ग्रोइंग बेड्स हैं, स्पाइरुलिना को बनाने के लिए स्पाइरुलिना बेड हैं, इसके लिए, इसके अलावा जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, जिनके पास छत हमेशा खाली रहती है, उन छतों पे दो बेनिफिट्स हो जाएंगे। एक, लोगों को अपनी छतों पे वेजिटेबल्स करना आएगा, उनका उत्पादन करना आएगा, उनकी कॉस्ट कटिंग होगी, उनको ऑर्गेनिक का इंपोर्टेंस पता लगेगा,
उनके बच्चों को जो बिल्कुल अभी बिल्कुल एकदम न्यू है, उन लोगों को ये पता लगेगा कि आलू कैसे होता है, गेहूं कैसे होता है, टमाटर कैसे होता है, भिंडी कैसे होती है। और जो सबसे ज्यादा फायदा होगा कि जो हमारे ऊपर के रूम होते हैं, जो हमारी रूफ से कनेक्टेड होते हैं, उनका टेम्परेचर गर्मियों में 5 से 8 डिग्री तक कम किया जा सकता है। तो मेरा जितना भी काम है, मेरा जितना भी जीवन है, और जिस तरीके से मैं जीवन को जीना चाहता हूं, भगवान ने उसमें मेरी मदद की है। मैं सभी किसान भाइयों को, 15 करोड़ फार्मर फैमिलीज ऑफ इंडिया को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय पे मुझे काम करने का मौका दिया। और आशा करता हूं कि इन विषयों से वो अपनी लागत को कम करेंगे, इन्हें अपनाएंगे और अपनी आजीविका में सुधार करेंगे। धन्यवाद। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।